नाज़रीन इकराम, कराची के कामयाब दौरे के बाद सुहेल खान अफरीदी और इस निजाम के दरमियान एक खुली लड़ाई का आगाज हो चुका है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें किसी किस्म का कोई पर्दा बाकी नहीं बचा। यहां तक बातें हो रही हैं कि सुहेल खान अफरीदी नाअहल भी हो सकते हैं और बाकायदा तौर पर एक ग्राउंड तैयार की जा रही है। दूसरी जानब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अडयाला जेल के बाहर एक इंतहाई अहम कॉल दे रखी है कि 10,000 लोगों को अडयाला जेल के बाहर जमा किया जाएगा और वहां पर खत्म कुरान होगा। अब देखना यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रावलपिंडी की तंजीम है वो इसमें कामयाब होती है या नहीं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से जुनैद अकबर खान ने अहम तरीन और बड़ा ऐलान किया है कि कब कब कहां कहां पर हम किस तरह रैलियां निकालने के लिए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो 8 फरवरी को हमारी कॉल है, जो हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर निकलकर बड़े लेवल के ऊपर एहतजाज करना है, ये वाली जो हमारी रैलीज होंगी ये उसकी जमानत होंगी। इसके अलावा चंद अहम तरीन खबरें हैं और कुछ खबरें आलमी उफक से भी हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पिछले व्लॉग के अंदर मैंने आपसे सवाल पूछा था सुहेल खान अफरीदी के हवाले से कि कराची का दौरा उनका कैसा रहा, कामयाब रहा, नाकाम रहा। 100 में से मैंने गुजारिश की थी कि आपने नंबर देने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर पार्टिसिपेट किया और 95 से 99% लोगों का यह ख्याल है, यानी कि ऑलमोस्ट 100% लोगों का यह ख्याल है कि सुहेल खान अफरीदी का कराची का दौरा इंतहाई कामयाब दौरा रहा। यहां तक कि जो नाकदीन है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद करते हैं, इमरान खान के ऊपर भी तनकीद करते हैं, वो लोग भी ये मानने पर मजबूर है कि सुहेल खान अफरीदी ने कमाल किया है, बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। और असल सरप्राइज सिंध की आवाम ने दिया है। मैंने आप सब लोगों के कमेंट्स भी पढ़े हैं। आप लोगों ने मुझसे एक गिला और शिकवा भी किया है कि भाई आप कराची की आवाम और हैदराबाद की आवाम ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको सिंध की आवाम लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आप सबसे माजत ख्वाह हूं। बेशक बिलाशुबा कराची के अंदर जो लोग आए, हैदराबाद के अंदर जो लोग आए, वो सिंध के दूसरे इलाकों से भी आए। तो अल्टीमेटली ये जो पार्टिसिपेशन थी ये सिंध की आवाम की पार्टिसिपेशन थी। तो सुहेल खान अफरीदी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आप सब लोगों का, सिंध के लोगों का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया है जिस तरीके से आपने सुहेल खान अफरीदी के इस दौरे को कामयाब बनाया। अब जरा आगे आ जाए, जो आलमी उफक से एक अहम तरीन और बड़ी खबर है वो आपके सामने रख देता हूं। ईरान के एक सहाफी हैं जिनका नाम है मोहम्मद हुसैन बाकरी। उन्होंने नजम सेठी के शो के अंदर इंतहाई अहम बात की है। उन्होंने कहा जी ईरान के अंदर रजीम चेंज करना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है कि ईरान के अंदर अमेरिका रजीम चेंज कर सके। उन्होंने कहा कि ईरान में रजीम चेंज के लिए 30 से 40 मिलियन लोगों के आगे से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पासदाराने इनकलाब बहुत मजबूत है, जो एक बाकायदा तौर पर वहां पर फोर्स है। और एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर अगर आपने रजीम चेंज करनी हो ना, तो उस सिस्टम और उस हुकूमत के अंदर से लोग आपको चाहिए होते हैं जो रजीम चेंज करने में आपकी हेल्प करें, आपकी मदद करें। अगर अमेरिका करना चाहता है तो अमेरिका की मदद करें। लेकिन अगर ईरान को हम स्टडी करें ना, ईरान को हम देखें, तो ईरान के अंदर बहुत से लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देना मुनासिब समझा, बजाय इसके कि वो बाहर की किसी कुव्वत और ताकत के साथ मिलकर अपने मुल्क के अंदर रजीम चेंज कर दे, हुकूमत की तब्दील कर दे। और अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो बाकायदा तौर पर धमकियां लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी धमकी लगाई है कि ईरान के रहनुमाओं ने हमसे मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है, लेकिन इसके बावजूद हम हमला कर सकते हैं। और यह भी धमकी लगाई है कि ईरान के साथ जो जो लोग कारोबार करेंगे, जो जो मुल्क कारोबार करेंगे, हम उनके ऊपर अजाफी 25% टैरिफ लगाएंगे। और ईरान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले और उन्होंने निकलकर ईरान की हुकूमत के साथ, अपने सुप्रीम लीडर के साथ इजहार यकजहती भी किया है। ईरान के जो वजीर खारजा हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने एक अहम तरीन बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो सबसे बड़ा लम्हा फिक्री है वो ये है कि मुजाहिरीन मसाजिद को आग लगा रहे। उन्होंने कहा कि एक ईरानी सोच भी नहीं सकता कि वो किसी मस्जिद को आग लगाएगा। और अब ये बात बड़ी क्लियर हो चुकी है, दुनिया भर का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि दुनिया की दो एजेंसीज, मुसाद इसराइल की एजेंसी और CIA जो USA की एजेंसी है, इन लोगों ने अपनी इंजेक्शंस की हुई है ईरान के अंदर और ये अंदर से लोगों को भड़का रहे, ये अंदर से दो नंबरियां करें। और बहुत से लोगों को ईरान के अंदर गिरफ्तार भी किया गया है जो ये फसादात के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन दे रहे। बहरहाल ईरान की हुकूमत रजीम चेंज होती है या नहीं होती, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। ईरान के जो लोग हैं वो डिटरमिन है, वो डट के खड़े हैं कि हम किसी भी सूरत अपनी हुकूमत के पीछे से नहीं हटेंगे, हम अपनी हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। अब मैं यहां पर एक अहम चीज आपको बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ प्लान बनाए थे, वो प्लान उनके नाकाम हुए हैं। अब तक उन्होंने 2 दफा अटेम्प्ट किया ईरान के अंदर रजीम चेंज करने की, नहीं हुई। इब्राहिम अकार्ड के ऊपर उन्होंने मुसलमान हुक्मरानों को इकट्ठा किया, अभी तक वो भी नाकाम है, वो कामयाब नहीं हुआ। गजा के अंदर जो फोर्स भेजने वाला मामला था उसमें भी अभी तक नाकामी है। फलस्तीनियों की जो मज़ाहमत है वो खत्म करने के अंदर नाकाम हुए हैं। चाइना अपनी जगह पर खड़ा है, रशिया अपनी जगह पर खड़ा है, और सबसे बड़ा जो धचका दिया है ना वो मोहम्मद बिन सलमान ने दिया है, जिन्होंने सऊदी अरब के अंदर जाकर ये तो ऐलान कर दिया कि हम $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। लेकिन यह बात उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान की नहीं मानी। ट्रंप ने सऊदी अरब के अंदर खड़े होकर कहा था कि अगर आप इसराइल को तस्लीम करेंगे तो आप मेरी इज्जत करेंगे, मैं अपनी इज्जत समझूंगा। और मोहम्मद बिन सलमान ने USA के अंदर बैठकर यह कहा था कि भाई
हम इसराइल और फलस्तीन दोनों के लिए अमन चाहते हैं, यानी कि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ उनका इशारा था। और उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड को फौरी तौर पर मानने से इनकार किया कि भाई हम दोनों के लिए चाहते हैं, जब तक कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं बनता तब तक हमारे लिए मुश्किल है। अब एक और मसला पड़ा हुआ है अमेरिका को, और वो है ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड के ऊपर बाकायदा तौर पे मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल बताऊंगा कि ग्रीनलैंड का इलाका अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है, कितने लोग वहां पर बसते हैं, और हर बंदे के हिस्से में वहां की कितनी प्रॉपर्टी, कितनी मादनियात या जो कुदरती वसाइल है हर बंदे के हिस्से में कितने आते हैं, जमीन कितनी आती है। और डेनमार्क की वजीर आजम ने इस हवाले से अहम तरीन बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की ग्रीनलैंड तजवीज के बाद हम एक तारीखी मोड़ पर खड़े हैं। अमेरिका की जानब से किसी तहादी को धमकियां देना नेटो की बुनियादों को हला देता है। अगर अमेरिका ने मगरबी इत्तेहाद से मुंह मोड़ा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ताकत के इस्तेमाल जैसे कई मंजरनामों के लिए हमारी तैयारी मौजूद है, मगर अभी मैं तफसीलात जाहिर नहीं करूंगी। ठीक है जी, ये सारी की सारी खबरें थी आलमी उफकनामे से, आलमी उफक से थी। अब पाकिस्तान के अंदर आज जरा जी, पाकिस्तान के अंदर आज कॉल दी हुई है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो तकरीबन 1 बजे का टाइम है, तो 1 बजे की कॉल दी हुई है अडयाला जेल के बाहर की। 2-3 बजे तक लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि आज अडयाला जेल के बाहर खत्म कुरान होगा। और इमरान खान की जो बहन है नूरीन खान न्याजी, उन्होंने बाकायदा तौर पर अपील की। उन्होंने कहा कि नमाज असर के बाद हम लोग इज्तिमाई दुआ करेंगे, और ये दुआ इमरान खान के लिए, बुशरा बीबी के लिए, और उन तमाम अफराद की रिहाई के लिए है जो अब भी गैर कानूनी और जालिमाना कैद का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भर और दुनिया के तमाम बाशऊर अफराद से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:30 पे ये गुजारिश है कि वो इस इज्तिमाई दुआ के अंदर शरीक होकर जुल्म के खिलाफ और इंसाफ के हक में अपनी आवाज को बुलंद करे। सुहेल खान अफरीदी कल जब गए मुजाहिरे कायद के ऊपर, तो वहां पर उन्होंने एक नोट लिखा, अपने हाथ से नोट लिखा। वो नोट सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। ये नोट जो है वो आप देख सकते हैं, जिसमें सुहेल खान अफरीदी ने लिखा कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज है कि मैं पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पर हाजिर हुआ। मेरी ख्वाहिश है कि तमाम पाकिस्तानी उनकी तकारीर को सुने और पाकिस्तान के तमाम अदारे उनकी हिदायत के मुताबिक अमल करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने आपको आगाज में बताया कि सुहेल खान अफरीदी के खिलाफ खुली लड़ाई का आगाज हो चुका है, और अब यह कोशिश हो रही है भाई सुहेल खान अफरीदी को किसी न किसी मुकदमे के अंदर फंसा कर अदालत से सजा दिलवाई जाए और सुहेल खान अफरीदी को नाअहल किया जाए। असदुल्ला खान ने इस हवाले से बात की, कहते हैं कि सुहेल खान अफरीदी के सिंध के कामयाब दौरे का रद्द-ए-अमल यह आया है कि हुकूमत, बिलखसूस पंजाब हुकूमत ने उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी हैं और उन्हें नाअहल करने की तैयारियां होने लगी। उमर दराज गोंदल नौजवान साफी हैं, वो कहते हैं कि तरीके इंसाफ ने कराची में एक जलसा करना था, वो भी मज़ार कायद पर। फिर कोई शटअप कॉल आई और उसके बाद जो हुआ वो काफी अरसे तक काफी लोगों को परेशान किए रखेगा। वैसे तो तरीके इंसाफ ने आराम से जलसा कर लेना था, ज्यादा से ज्यादा यही बयानिया बनना था जी जलसा बहुत बड़ा हो गया। लेकिन अब जो उन्होंने किया वो तो उन्होंने मजामत की है, वो तो उन्होंने टक्कर दी है, और वो उन्होंने बजोरे बाजू जलसा करके दिखाया कि हम तो जलसा करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। शहराम तरकई तरीके इंसाफ के रहनुमा है, वो कहते हैं कि इमरान खान इस मुल्क के 80% लोगों के दिलों की धड़कन है। ये आज लोगों को ना रोकें, लोग इमरान खान के नाम पर आधे घंटे में मीनार पाकिस्तान को भर देंगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, ये शहराम तरकई ने कहा। मजीद उनसे सवाल हुआ वंडर बॉय के बारे में कि ये वंडर बॉय की बातें हो रही है, वंडर बॉय कौन है? उन्होंने कहा जी हमारा एक ही बैट्समैन और एक ही बॉलर है और वो जेल में है और इंशाल्लाह वो आ जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क को वंडर बॉय की नहीं, आइन की हुक्मरानी और अवाम की हकीकी नुमाइंदगी चाहिए, ये उन्होंने बात की है। आगे आ जाए जी, अतर काजमी साहब ने एक बड़ी अहम बात किया। वो कहते हैं जी लोग शिकवा कर रहे हैं सुहेल खान अफरीदी से कि सुहेल खान अफरीदी लाहौर क्यों जाते हैं, वहां पर स्ट्रीट मूवमेंट क्यों करते हैं, वो कराची क्यों जाते हैं, वहां पर स्ट्रीट मूवमेंट क्यों करते हैं। वो कहते हैं कि लोग ये शिकवा नहीं कर रहे, जो शिकवा कर रहे हैं ना, वो ये शिकवा नहीं कर रहे कि भाई कुछ तो लोग यहां से जापान भी चले गए कुछ दिनों के लिए, चाइना भी चले गए, कुछ और जगहों में भी चले गए, और बाकायदा तौर पर एयरफोर्स का त्यारा लेकर गए। इस चीज के ऊपर जो लोग हैं वो शिकवा नहीं कर रहे, और सरकारी जहाज सरकारी खर्चे पर चले गए और फैमिली मेंबर्स तक को भी साथ ले गए, उन पे कोई शिकवा नहीं है। सुहेल खान अफरीदी के ऊपर बहुत शिकवा है, उनके ऊपर बहुत गुस्सा है। जुनेद अकबर खान, उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया जी, 17 जनवरी बरोज हफ्ता हरीपुर से मनसेरा तक रैली होगी। 24 जनवरी बरोज हफ्ता पेशावर से नौशेरा और वहां से होते हुए मर्दान और फिर सवाबी में इख्तिताम होगा। 25 जनवरी को बरोज एतवार मंगोरा से तिमरागरा तक रैली होगी। उन्होंने कहा कि तमाम पार्टी के विंग अहदेदारान और कारकुनान फौरी तौर पर मुतहर्रक हों। उन्होंने कहा कि हमारी ये अवामी रैलियां 8 फरवरी को होने वाले तरीकी पहिया जाम हड़ताल की कामयाबी की जमानत अवामी रेफरेंडम साबित होंगी, ये उन्होंने बात की है। उस्मा बुखारी साहबा जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं, वो कहती हैं कि 9 मई के वाकयात की एक फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है। पेशावर रेडियो पाकिस्तान पर हमले में पीटीआई के लोग बराह रास्त मुलव्वस थे। पीटीआई अब कह रही है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट लाहौर में तैयार हुई, जबकि फोर्टी सुहेल अफरीदी की ही है जो आग लगाने और फसाद करने की। मसला ये है कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। जो वीडियो सुहेल खान अफरीदी की बताई जा रही है वो उन्हीं ही की वीडियो है, लेकिन वो उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया के ऊपर लगाई हुई है और वो वीडियो मुबैना तौर पर जमान पार की है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या होता है। पाकिस्तान के अंदर तो भाई कुछ भी हो सकता है। बाबर अमान साहब ने इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की, कहते हैं कि कराची में इमरान खान की रिहाई के लिए कामयाब स्ट्रीट मूवमेंट के बाद सुहेल अफरीदी के खिलाफ 9 मई की झूठी फ्रांसक तस्वीरें इजाद हुई हैं। इन केसों में झूठे गवाह दरियाफ्त हुए हैं, झूठी फ्रांसक भी। उन्होंने कहा कि मगर सीसीटीवी फुटेज अभी तक लापता है। उन्होंने कहा कि एहतजाज तो होगा, एहतजाज तो हम करेंगे। तलाल चौधरी साहब ने एक बड़ी गुस्से वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी
सुहेल खान अफरीदी को पैगाम दिया कि जहां पे अफगानिस्तान जो अफगानिस्तान के साथ रवैया हमारा वही फिर आपके साथ होगा और हम भी आपको वहां पर भेज देंगे, या जहां उनको फेंका वहां पे आपको फेंक देंगे। मेरे ख्याल से ये इतनी नफरतें नहीं होनी चाहिए, ये मुल्क और कौम के लिए नुकसानदेह साबित होंगी। एक और बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ जी, कौमी असेंबली में नवीद कमर साहब ने यह इंकशाफ किया कि इस हुकूमत ने एक सदारती ऑर्डिनेंस पास किया है और सदर के सिग्नेचर्स के बगैर वो सदारती ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया। आप अंदाजा लगा लें कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। नजर अब्बास साहब ने खबर दी है, कहते हैं कि एक और आईनी तरमीम लाई जा रही है जिसमें नौजवानों के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा। यानी कि पहले ही होता था कि अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप जाकर वोट दे सकते हैं। अब यह सोचा जा रहा है कि नौजवानों की वोट डालने की जो उम्र हद है ना वो बढ़ाई जाए, यानी कि अगर आपकी उम्र 25 साल नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते। तो यह बड़ी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन चीज है। नौजवान इसके ऊपर बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट करेंगे। बल्कि मैं एक नौजवान का आपको मिसाल भी दे देता हूं, जुरियान, जिनका आर्टिकल बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, इट इज ओवर। उन्होंने ये सुहेल खान अफरीदी वाले मामले के ऊपर कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा जी, आप लोगों का इत्तेहाद जबान और कौमियत से नहीं कर सकते, इत्तेहाद होता है नजरिए से। आप लोगों को सिर्फ नजरिए पर मुत्तहिद कर सकते हैं और हम सबका एक ही नजरिया है कि पाकिस्तान को बेहतर करना। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी एक नजरिए की नुमाइंदगी करते हैं, हजारों की तादाद में नौजवान उनके साथ निकले, लोगों में शऊर आ रहा है, आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है और कहां है, और सच्चाई अवामी मैंडेट के अंदर होती है। इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा। जो सुहेल खान अफरीदी के साथ सिंध के अंदर हुआ, उन्होंने कहा कि यह हमारे सिंधियों की इकदार नहीं है, कम से कम मेरी तो नहीं। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को अजरक और टोपी गिफ्ट करूं और फिर उनकी जिंदगी अजीरन कर दूं। उन्होंने कहा कि बतौर सिंधी तमाम सिंधियों की तरफ से सुहेल अफरीदी से माफी मांगता हूं। हम सारे सिंधी ऐसे नहीं हैं, आप भी जानते हैं कि आपके साथ ये सब किसने किया है। अता तारड़ साहब, वो जो स्पीकर केपी असेंबली है बाबर सलीम सवाती, जिन्होंने कोर कमांडर पेशावर को एक मरासला लिखा है सिक्योरिटी ब्रीफिंग के हवाले से, उसके ऊपर अता तारड़ कहते हैं कि पीटीआई वालों को तरीकाकार नहीं पता। यह मरासला कोर कमांडर को नहीं लिखा जाता बल्कि यह वजारत दफा को लिखा जाता है और वजारत दफा जीएचक्यू को भेजती है। अगर ये नेक नीति से दुरुस्त तरीकाकार से आएंगे तो इनको ब्रीफिंग मिलनी चाहिए। चलें जी, पीटीआई वालों को चाहिए कि पहले वो ख्वाजा आसिफ साहब को खत लिखें वजारत दफा में, वहां से जीएचक्यू में जाएगा, वहां से फिर आगे मामला बढ़ेंगे। तो ऐसे कर लें भाई, सिक्योरिटी मामला के ऊपर आपने ब्रीफिंग लेनी है तो। ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक बात किया, कहते हैं कि अवाम के बुनियादी हकूक की पामाली और मुसलसल नाइंसाफी जारी रहे तो फिर क्या होता है, फिर इराक, वेनेजुएला, मौजूदा ईरान या साबका मशरकी पाकिस्तान जैसे हालात पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि कभी कभार एक चिंगारी शोला और शोला लावा बनकर जंगल की आग बन जाती है, फिर कोई फायर ब्रिगेड काम नहीं आती। खुदा का वास्ता ख्वाजा साहब, बातें तो आपकी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये बातें जाके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद, एहसन इकबाल, उस्मा बुखारी, आजम नजीर तारड़, अता तारड़ और बाकी जो सारी आपकी लीडरशिप है उनको भी जाकर समझाएं कि उनको ये बात समझ आ सके। ठीक है जी। फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। एक तो कल वो जब राय साकब खरल के प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू कर रहे थे, इमरान खान का जिक्र आया तो वो अबीदा हो गए। उन्होंने कहा जी, इमरान खान बहुत बड़ी शख्सियत है, जो उनके साथ हो रहा है ये वो डिजर्व नहीं करते, ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेंसरशिप की वजह से मीडिया का बिजनेस मॉडल तबाह हो गया है, तमाम लोग सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो गए हैं और सोशल मीडिया पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत सुपरमैन है और सुपर स्पीड से, उन्होंने कहा कि यह हुकूमत सुपरमैन और सुपर स्पीड से वंडर बॉय पर चली गई है और बहुत जल्द ये होम अलोन के ऊपर भी चले जाएंगे। ठीक है जी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, वो आजकल बड़े दावे करते हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं माशाल्लाह। कहते हैं जी, पंजाब में कई माह से कोई ज्यादती या बदफेली का वाकया नहीं हुआ और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है एक औरत वजीर आला की वजह से, जिसने सीसीडी बनाई और कानून पर अमल दरामद करवाया। हमारी तो दुआ है जी, अल्लाह करे कभी कोई इस तरह का नाखुशगवार वाकया ना हो। लेकिन इस हवाले से कुछ हकायक आपके सामने रखता हूं। एक नौजवान साफी है मोहम्मद उमैर, उन्होंने बाकायदा तौर पर फैक्ट्स दिए हैं। उन्होंने कहा जी, इंजीनियर साहब झूठ बोलने में बाबों को भी पीछे छोड़ गए हैं। पंजाब पुलिस के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़िश्ता साल के पहले 11 माह में पंजाब के अंदर 3581 जबकि गैंग रेप के 1227 मुकदमा दर्ज हुए। रेप के 3581 और गैंग रेप के 1227 मुकदमा दर्ज हुए। और मिर्जा साहब कह रहे हैं कि जी कई माह से कुछ सामने नहीं आया। ठीक है, उन्होंने कहा जी झूठ बोलने बड़े माहिर है। और मिर्जा साहब की वो बड़ी बातें भी जुबान से ध्यान है कि मिर्जा साहब सूंघ कर सारा कुछ बता देते हैं। इमरान खान का देसी घी भी सूंघ के आए माशाल्लाह अडयाला जेल के अंदर से, तो ये तो बड़ी जबरदस्त किस्म की एक स्किल है मिर्जा साहब के पास कि सूंघ के बता देते हैं। वो मेरा ख्याल मंसूर अली खान ने बात की है, किसने बात की है कि अब तो भाई जहां से देसी घी की खुशबू आएगी सूंघ कर लोग बता देंगे ये इधर इमरान खान है। या आप ये भी कह सकते हैं जहां से देसी घी की खुशबू है या उधर इमरान खान है या उधर इमरान खान की बात हो रही है या उधर इमरान खान के कारकुनान है, कुछ ना कुछ इमरान खान के हवाले से हो रहा है अगर आपको देसी घी की खुशबू आ रही है। अभी तक इतना है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।